के दे दोगे कि मैम दिस इज द ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन सिंपली मीन्स कन्वर्जन इनटू सम लैंग्वेज। तो जब मैं आपसे बोलूं कि इस शब्द को ट्रांसलेट करो, तो यू विल जस्ट write it in a paper, you will just write bahar jao in a paper and you will give it to me. That is simply translation. But when I say execution, execute this, execute, get out, so what you will do? You will move out of the classroom, ठीक है? That is execution. So there is a difference between translation and execution. Is this clear? Translate करना simply convert कर देना into some other language. Execute करना उसको implement करना, एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये तो आपको क्लियर है ही सही। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस से पहले अच्छा एक और चीज, मैंने अगर आपको, या मान लीजिए कोई एक ट्रांसलेटर है, ही ट्रांसलेट्स द कोड फ्रॉम जापानीज टू हिंदी, ठीक है। मान लीजिए वो जापानीज के कोड को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। If a person is speaking Japanese, he'll translate it to Hindi. But बीच में अगर मान लो वो मराठी बोलने लग गया या चाइनीज बोलने लग गया, तो what the translator will do? It will say that you are not speaking Japanese. It will say, if he is a human, he will say that you are not speaking Japanese, I cannot translate. So, translator का एक important काम ये भी है कि it has to find out the errors in whatever is given to it. It has to find out the errors in the source code. उसको जो source code दिया हुआ है उसमें errors भी उसी को निकालनी होंगी ट्रांसलेटर को। अगर आप जापानीज का वर्ड ही नहीं बोलोगे तो वो उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेगा? तो your translator also finds out the errors in the source code, ठीक है। That is the basic concept of translation, ठीक है। So now we come back to the compiler and interpreter. That is the difference between compiler and interpreter, ठीक है। इस definition को साथ में आप लिख भी लें और इसके एक एक शब्द को समझें तो आपको अपने आप इसका अंतर क्लियर हो जाएगा। तो first for the compiler you just note it down. Compiler, it reads the source code whole at a time. It reads the source code whole at a time, translates it and generates a low level target file. It never executes the code. Very important. So what does the compiler do? It reads the source code whole at a time. अब यहाँ पर हमने बोला कि पूरे के पूरे source code को एक साथ पढ़ लेता है, ठीक है। Translates it and generates a low level target file. It never executes the code. अब यहाँ पर तीन बातें हैं। सबसे पहली बात, it reads the source code whole at a time. अभी तो मैंने बोला था कि पूरा एक साथ पढ़े या लाइन बाय लाइन पढ़े, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है एरर्स में, जो आप बोल रहे थे, इट वाज राइट। डिफरेंस है एरर्स में। अगर मान लीजिए 50 लाइन का सोर्स कोड है तो कंपाइलर क्या करेगा? पूरी की पूरी 50 लाइन के सोर्स कोड की एरर्स आपको एक साथ बताएगा, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग, ऑफ सेइंग दैट इट रीड्स होल एट अ टाइम और इट रीड्स लाइन बाय लाइन। वो एरर्स सारी एक साथ बताता है या वो एरर्स लाइन बाय लाइन बताता है। तो कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड होल एट अ टाइम, मतलब वो पूरे 50 लाइन के सोर्स कोड की एरर्स आपको एक साथ देगा। दूसरा, ट्रांसलेट्स इट, यानी कंपाइलर इज मेयर अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर ट्रांसलेट्स इट, ट्रांसलेट करता है, जनरेट्स अ लो लेवल टारगेट फाइल। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, लो लेवल। तो लो लेवल का मतलब समथिंग नियरर टू द हार्डवेयर। इट कैन बी आइदर मशीन, इट कैन बी असेंबली। तो कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है और एक लो लेवल फाइल बना के आपको दे देता है। मतलब वो पर्ची में बाहर जाओ लिख के आपको दे देगा, वो एक कागज में बाहर जाओ लिख के आपको दे देगा। इट नेवर एग्जीक्यूट्स द कोड, वो कभी भी आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, वो उठ के बाहर नहीं जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कंपाइलर। तो कंपाइलर रीड्स द सोर्स code whole at a time, translates it and generates a low level
भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है उसमें कंपाइलेशन के अलावा कुछ और भी यूज होता ही है, उसमें कंपाइलेशन के अलावा कुछ और भी यूज होगा तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? तो कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड होल एट अ टाइम, ट्रांसलेट्स इट एंड जनरेट्स अ लो लेवल टारगेट फाइल। एक एक शब्द क्लियर है इसका? यस मैम। ठीक है, नाउ वी कम टू इंटरप्रेटर। ठीक है, अच्छा सी प्लस प्लस कोबोल दे आर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस, मतलब ये कंपाइलर यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी टॉक ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर अगेन it reads the source code line by line। अब line by line पढ़ रहा है, एक साथ पढ़ रहा है, डिफरेंस क्या हुआ? एरर्स कैसे शो करेगा? यानी अगर आपके कोड में एक भी एरर नहीं है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो एक साथ पढ़ रहा है कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इट रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, executes it and generates the output। it never creates a file। यानी इंटरप्रेटर it reads the source code line by line, यानी इंटरप्रेटर जो होगा वो आपके सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, वन लाइन एट अ टाइम। मतलब उसकी जो एरर्स होंगी वो भी एक एक लाइन करके आएंगी, और साथ में इट एग्जीक्यूट्स इट, उसको रन भी कर देगा और आउटपुट भी शो कर देगा, जनरेट्स द आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेटर ऑलवेज जनरेट्स द आउटपुट। इट नेवर क्रिएट्स एनी इंटरमीडिएट फाइल। इंटरप्रेटर नेवर क्रिएट्स एनी इंटरमीडिएट फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, executes it, interpreter reads the source code line by line, executes it and generates a low level, and never generates a file, it always generates the output। clear है? compiler और interpreter, the most common interview question। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, यानी अगर आपकी फोर्थ लाइन में एरर है तो फिफ्थ लाइन पे जाएगा ही तब जब आप फोर्थ की एरर ठीक करोगे। वो फिफ्थ लाइन को इंटरप्रेट ही नहीं करेगा, ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, और हर लाइन का आउटपुट आपको साथ में शो करता जाएगा। आपने कभी वेबसाइट ओपन करी हो और इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो तो टुकड़ों में आउटपुट आता है, थोड़ा 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 करके, क्योंकि जो HTML होती है वो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। HTML के बारे में कल अपन ने हल्की सी बात की थी, the language used to create your web pages। तो HTML is basically interpreter based, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट शो करती जाती है। और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कोई भी होगी तो उसमें कोई फाइल नहीं बनेगी। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर पे कोई फाइल बनती है क्या? नो, इट डायरेक्टली शोज विद आउटपुट, नो ट्रांसलेटेड फाइल इज क्रिएटेड। जबकि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस में ऑलवेज अ ट्रांसलेटेड फाइल विल बी क्रिएटेड। HTML, VB, Python, all these are your interpreter based languages। Java uses both compiler as well as interpreter। वो उसके अपने फीचर्स हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। तो Java uses both compiler as well as interpreter। क्लियर है बेटा? तो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इट शुड बी पिन पॉइंट क्लियर। दोनों में अंतर क्लियर है लीला? यस मैम। ओके, हाँ मैम क्लियर है। so whatever high level language we use is it must be either compiler based or interpreter based, because ये दोनों ही आपके कोड को एग्जीक्यूट करने या लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई हर लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो यूज करती ही होगी। तो सबसे पहली बात तो हमें उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर बेस्ड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे काम करते हैं। हमें उस लैंग्वेज को जब इंस्टॉल करना होगा साथ में उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल करना होगा। जावा यूजेस बोथ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में था। हमारे C++ है ना। शिवा इज आस्किंग मी फॉर द फीस, तो आई विल मेक इट क्लियर। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैंने कल कहा था, वील स्टार्ट विद सी, देन वील मूव अहेड विद BSA, है ना, एंड देन इन द मिड समवेयर वील बी क्रिएटिंग अ फोर्क, ठीक है। सी में वील मूविंग अहेड विद DSA, एंड समवेयर इन बिटवीन वील बी मूविंग सेपरेटली। अब यहाँ पर we'll be again forking to C++ and Java. ठीक है, तो that will be our mode of study, है ना। अभी तो अपन शुरू में केवल इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी अपनी ये C++ Java आगे जाके क्लियर होगा। I'll make it clear. For this complete module, C and DSA, revision of C with DSA, it will be 5,000. For C++, it will be 3,500. And for core Java, देखिए Java एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, और Java almost takes a year to complete with the advanced part also. Java के दो phases होते हैं, core Java and advanced Java. Core में we develop a desktop application, that will be our minor project. Desktop या standalone application अपन जिसको बोलते हैं। And advanced, we'll be talking of web application, complete website development and dynamic part web application. For core Java is 5,000, and for the complete module including core Java it is 10,000. ठीक है, so that is the fee structure as discussed by. Okay, so back again we come to C and C++. तो अभी अपना जो फोकस रहेगा वो C पे रहेगा, ठीक है। और C में थोड़ा सा रिवीजन पर्पस से करूंगी, है ना। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये चीज़ मैं रिवाइज कर दूं या रिपीट कर दूं, या आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ वीक है, तो जस्ट होल्ड मी ऑन, अपन उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे तो पूरा ही डेप्थ में ही, बट थोड़ा सा स्पीड हो सकता है आपको फास्ट लगे, क्योंकि अपन फिर BSA पे आके स्लो हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है लीना? हाँ मैम। Okay. So C language was developed in 1972 by, who was the founder of C? हाँ? अरे यार ऐसे मत करो, तुम तो कंप्यूटर के बारे में कुछ तो जानो। डेनिस रिचर्ड।
कॉल्ड द टोकन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो सी के टोकन्स में क्या क्या आ जाएगा? सी के टोकन्स में आ जाएंगे कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, and certain other symbols which are not operators but they are used, like brackets हैं, curly brackets हैं, ये operators तो नहीं है but they are used in the code। so ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके tokens के अंदर। अच्छा, उसके अलावा tokens में एक और चीज हम बोलते हैं literals। literals शब्द का मतलब क्या? literals मतलब the thing which is used as it is। literally उसने ये कह दिया, literally उसने यही लिख दिया, मतलब जो चीज ऐसी की ऐसी लिख दी जाए। जैसे मैंने लिखा 3, अभी 3 क्या है? ना तो ये कीवर्ड है, ना ये ऑपरेटर है, ना ये लिटरल है, सॉरी ना ये सिंबल है, इट इज अ लिटरल। मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया हेलो, तो हेलो इज अ लिटरल। मैंने सिंगल कोट में लिख दिया कोई कैरेक्टर ए, तो इट इज अ लिटरल। ठीक है, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया हेलो। ठीक है, तो ऑल दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। तो टोकन्स में ये सब आ जाते हैं, कीवर्ड, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, सिंबल्स, लिटरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टोकन्स। तो सी लैंग्वेज हैज इट्स ओन टोकन्स, कीवर्ड्स उसके 32 कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर अभी अपन पढ़ेंगे ही सही, आइडेंटिफायर सब, ये सब अभी अपन डिस्कस करेंगे। एंड सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची 1972। इवन देन हम सुनते हैं कि आपका कोई फ्रेंड कहेगा यार मैंने तो टर्बो सी पढ़ी है, कोई कहेगा मुझे तो ज़ॉर्टेक्स सी आती है, कोई कहेगा मेरे पास तो बोर्डलैंड सी की किताब है, कोई कहेगा यार हमारे कॉलेज में तो लिनक्स वाली सी करा रहे हैं, कोई बोलेगा यार हमारे तो मैक पे सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। अब सी तो एक ही लैंग्वेज है विच वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची 1972। फिर ये अलग अलग तरह की सी क्या है? ये एक्चुअल में अलग अलग कंपनीज के कंपाइलर्स हैं। जिस कंपनी ने कंपाइलर बना दिया उसकी सी कहलाती है। सी तो एक लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं कंपाइलर टर्बो कंपनी का यूज कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं टर्बो सी यूज कर रही हूँ। मैं अगर मैक का कंपाइलर यूज कर रही हूँ तो मैं कहूँगी मैं मैक वाली सी यूज कर रही हूँ। तो दिस इज बेसिकली सिंपली कंपाइलर। तो अगर अभी अपन जो काम करेंगे वो अपन जो यूज करेंगे वो अपन यूज करेंगे डेव, रादर डेव सी प्लस प्लस यूज करेंगे। डेव सी प्लस प्लस में हम सी यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे डेव। तो अभी अपन डेव पे काम कर रहे हैं, कल को आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे ज़ॉर्टेक्स ही यूज हो तो इट्स नथिंग टू वरी, केवल कंपाइलर ही चेंज हो रहा है। तो कोड को कंपाइल करने का की कॉम्बिनेशन है या कोई बटन है वो चेंज होगा, कोड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो डोंट पैनिक कि यार मैम ने तो ये वाली सी पढ़ा दी और हमारे तो कोर्स में ये वाली सी है। सी तो सी है, सी तो एक लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिची ने बनाई है। बाकी कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हो वो इट मे बी डिफरेंट। ये वाली बात क्लियर है? हेलो, यस मैम। यार तुम बीच बीच में बोलती रहा करो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं पड़ता कि हो या नहीं हो। ओके, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट है ना। तो सी है वो अपने को क्लियर रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर डिफरेंस होगा तो वो होगा कंपाइलर। ठीक है, तो सी जो हम यूज करेंगे वो हम डेव सी यूज करेंगे। तो सी लैंग्वेज जैसा मैंने कहा इट हैज 32 कीवर्ड्स। अब सी इज अ लैंग्वेज, तो उसको अपने लिखने का तरीका भी है, आप लोगों ने बेसिक प्रोग्राम देखा भी होगा। ठीक है, तो सी का प्रोग्राम कुछ हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, सी या किसी भी लैंग्वेज की जब भी बात होती है तो उसकी दो चीजों की बात होती है। एक तो उसका कंपाइलर यानी ऑब्वियसली उसका ट्रांसलेटर, जो भी आप ट्रांसलेटर यूज करेंगे, और एक होती है उसकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी शब्द का मतलब क्या है? लाइब्रेरी इज बेसिकली कलेक्शन। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड थिंग्स। वैसे तो सी में 32 कीवर्ड्स ही हैं, लेकिन केवल 32 कीवर्ड यूज करके तो हम सारा काम कर नहीं सकते। हमें कुछ बने बनाए फंक्शन चाहिए, हमें बनी बनाई चीजें चाहिए। तो वो बनी बनाई चीजें हमें किसके अंदर मिलेंगी? सी की लाइब्रेरी। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी हाउ विल राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम। अब सी का जब हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा सी का प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आपने भी लिखा होगा, सबसे ऊपर आती है ये वाली लाइन, फिर उसके पास कुछ ऐसा,
me what is the meaning of this line, why we are writing this line, what is the purpose of using this line? STDIO. Okay, very good. Yes, Leela, what do we mean by this line? Why we are writing this line? इनिशियलाइज करने के लिए Actually, stdio.h is basically a file which contains many inbuilt functions. ठीक है? तो उसके functions को use करने के लिए हमने ये line लिखी है. ठीक है? Can you tell me the significance of this symbol in the beginning? Why we are writing this symbol? Why we are using this symbol? और तो किसी line के आगे नहीं लगा हुआ ये. Why we are using this symbol? Can we omit it? Can we use any other symbol? Why we are using hash? Okay. So now let's see why we are using this hash. This is a very important symbol. ठीक है. अच्छा, अब एक मेरी बात बताओ कि मान लो मैंने जो सी की लाइब्रेरी है, ठीक है, द सी लाइब्रेरी, इट कंटेन्स वेरियस इनबिल्ट फंक्शंस. ठीक है, इट कंटेन्स वेरियस इनबिल्ट फंक्शंस जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फाइल्स में रखे हुए हैं. ठीक है, चाहे तो एक लाइन लिख लें, सी लाइब्रेरी इट कंटेन्स various built-in functions organized in different header files. header files के ब्रैकेट में .h लिखना. organized in different header files according to their categories. Organized in different header files according to their categories. क्या मतलब? जैसे मैं बोलती हूँ math.h, नाम से ही पता पड़ रहा है इसके अंदर कौन से फंक्शंस होंगे. मैथमेटिकल फंक्शंस, स्क्वायर रूट, पावर. मैं बोलती हूँ date.h, तो इसके अंदर कौन से फंक्शंस होंगे? डेट एंड टाइम रिलेटेड. मैं बोलती हूँ time.h, तो उसके अंदर कौन से फंक्शंस होंगे? टाइम रिलेटेड. string.h, स्ट्रिंग्स रिलेटेड. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, दैट इज stdio.h. ठीक है, ऐसी 17-18 हेडर फाइल्स होती हैं which are the part of C library. अब it contains various built-in functions organized in different header files according to their categories, math.h, date.h and so on. अब very important, header files contain, अब header file के अंदर होता क्या है? contain function declarations only, very important. function declaration मतलब function का नाम. header file contain function declarations only. The definition मतलब उस फंक्शन का एक्चुअल कोड, उसकी एक्चुअल बॉडी आर स्टोर्ड इन सेपरेट लाइब्रेरी फाइल्स. या लीला, व्हाई डोंट यू ड्राइव? व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन ड्राइवर? मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी ड्राइविंग को लेके. मैं तो मम्मा को बिठा के ले आती. नहीं, मम्मा को भी नहीं आता ड्राइव करना. नहीं यार, अब तुम चलाओ यार, मतलब you should learn to drive. You should be independent at least for these basic course. हाँ, अभी मैं छुट्टियों में आऊंगी, विंटर्स में तब सीखूंगी जैसे. You'll come in December, ना? हाँ. After exams. हाँ. At that time we'll be actually
की लाइब्रेरी होती है, सी की लाइब्रेरी में क्या होता है, सी की लाइब्रेरी में कई सारी हेडर फाइल्स होती है और उन हेडर फाइल्स में क्या होता है, हेडर फाइल्स में फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं, यानी केवल फंक्शंस के नाम होते हैं। फंक्शन की एक्चुअल बॉडी यानी उनका एक्चुअल कोड कहाँ होता है, सेपरेट लाइब्रेरी फाइल्स, LIB एक्सटेंशन वाली अलग फाइल्स होती है। यानी सी की लाइब्रेरी के अंदर दो तरह की फाइल्स हमें मिलेंगी, एक तो मिलेगी हेडर फाइल और एक मिलेगी लाइब्रेरी फाइल। हेडर फाइल के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन और लाइब्रेरी फाइल के अंदर फंक्शन डेफिनेशन। मेरी ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो सी की जो लाइब्रेरी होती है, सी की लाइब्रेरी में दो तरह की फाइल्स मिलती हैं, हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स। हेडर फाइल में केवल फंक्शन का नाम होगा, लाइब्रेरी फाइल में फंक्शन का डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो सी की लाइब्रेरी में ये दो चीज़ हमें मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शंस होते हैं जैसे math.h में मैथमेटिकल फंक्शन है, एवरेज है, पावर है, स्क्वायर रूट है, डेट के रिलेटेड फंक्शंस हैं, डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स एंड सो ऑन, ये फंक्शंस हैं, दीज आर नॉट कीवर्ड्स, ठीक है। दीज आर फंक्शंस, दीज आर नॉट कीवर्ड्स। मेरी ये बात क्लियर है। कंपाइलर केवल क्या समझ सकता है, कंपाइलर केवल क्या समझ सकता है, कंपाइलर केवल कीवर्ड्स समझ सकता है, अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। कंपाइलर केवल क्या समझ सकता है, कीवर्ड्स। तो ये फंक्शंस तो कंपाइलर को समझ में आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए कि जब आपका कंपाइलर, आपने कोई सोर्स कोड लिखा, आपने ये कोई प्रोग्राम लिखा और आपका कंपाइलर इस सोर्स कोड को कंपाइल करना चालू करता है यहाँ से, ठीक है। जब आपका कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, अब मान लीजिए आपने math.h का कोई फंक्शन sqrt इसमें काम में लिया हुआ है, मान लीजिए आपने math.h का कोई फंक्शन sqrt इसमें काम में लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही कंपाइलर इस sqrt पे आएगा, जैसे ही कंपाइलर इस sqrt पे आएगा, तो क्या वो इसको समझ पाएगा, इट विल गिव एन एरर because sqrt is not a keyword, sqrt is not a keyword। तो ये बात कि हम math.h का कोई फंक्शन यूज करने वाले हैं, ये बात कि हम math.h का कोई फंक्शन यूज करने वाले हैं, ये बात आपके कंपाइलर को प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले पता होनी चाहिए कि बाद में। ये बात आपके कंपाइलर को प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले ही पता होनी चाहिए कि आपके कोड में math.h का कोई फंक्शन यूज किया जाएगा, ताकि जब वो उसको कंपाइल करे तो उसको वो शब्द अलग ना लगे और वो math.h में से उसको उठा ले। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपके कंपाइलर को कोड कंपाइल करने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके कंपाइलर को कोड कंपाइल करने से पहले पता होनी चाहिए। They are called preprocessor directives and they are always preceded by a hash symbol। अब आपके 1000 लाइंस का कोड है, कैसे पता कि इनमें से कौन सी लाइन तो कंपाइल करने से पहले चलेगी और कौन सी लाइन कंपाइल करने के बाद चलेगी। इसीलिए उन लाइन के पहले क्या लगाया जाता है, हैश। जिन लाइंस के आगे हैश लगा हुआ होता है वो लाइंस क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दे आर एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द कोड। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, these लिख लें, these are the instructions executed before the compilation of the program। they are, और सीधी सी बात है, कंपाइलेशन से पहले ही एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या इनको कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा? भाई कंपाइलेशन से पहले ही एग्जीक्यूट हो रही है कोई चीज, तो उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, कोई और करेगा ना। दे आर एग्जीक्यूटेड बाय द pre-processor। Pre-processor is a separate piece of software जो कि ये काम
प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है? बाय द प्री प्रोसेसर एंड दे आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ हैश सिंबल। क्लियर है? So that is the meaning of this hash symbol. That is why we are writing this line at the top of the code, preceded by the hash symbol. क्योंकि आपका प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले ही प्री प्रोसेसर stdio.h को लाके आपके प्रोग्राम में रख देगा, ताकि आप उसका अगर कोई फंक्शन वगैरह यूज करते हो तो उसको कोई एरर ना मिले, और उसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल होना चालू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना स्टार्ट होता है ये मेन नाम का एक मेथड। मेन इज अ फंक्शन, ये दो ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि इट इज अ फंक्शन, एंड मेन इज ऑलवेज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। मेन इज ऑलवेज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी आपका 1000 फंक्शंस बना रखे होंगे आपने, लेकिन आपका जो कोड है वो चलना कहाँ से चालू करेगा? मेन से। तो मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, यानी आपकी एप्लीकेशन यहां से एग्जीक्यूट होना चालू करती है। ठीक है, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, दे टेल यू व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर कोड। आपका कोड कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, तो दे आर बेसिकली कॉल्ड डीलिमिटर्स। They tell you the limit of the program. They are called the delimiters. ठीक है? So that is the basic structure of a C program. We write hash include. That basically that is basically a preprocessor directive used to include various header files in your program. And then we start with the main method, which is the entry point of your application, and then delimiters in which we write our C program. So that is the basic structure of your C program. सी के प्रोग्राम में अपन कौन सी लाइन क्यों लिखते हैं, ये क्लियर है? ये मेन के आगे ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, ये भी क्लियर होगा जब अपन फंक्शंस पढ़ेंगे। मेन इज बेसिकली अ फंक्शन, और इसी वजह से ब्रैकेट्स है, और वॉइड उसका रिटर्न टाइप है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और ये आपका ब्रैकेट्स है जिसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। यहाँ तक जो भी अपन ने डिस्कस किया उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछें। क्लियर है? यस मैम। अच्छा लीला, वैसे ही बताओ कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन अप्रोच? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है अंडरस्टैंडिंग में? नहीं। समझ में आ रहा है 100%? हाँ। क्योंकि आगे डीएसए में भी बेटा बहुत, डीएसए इज इंटेंस है ना, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, अपन 2-3 जने ही हैं, तो क्लास का टाइम अभी आपके कंफर्ट के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज feel free to tell me your comfortable time, and it's my request, I join my hands to say that please never attend my class while riding your bike, while inside the canteen, while zooming out with friends। उस समय आप प्लीज क्लास अटेंड मत करना, है ना। it will be befuling yourselves actually, क्योंकि डीएसए की क्लास it has to be with concentration, है ना। वो ऐसे चलते फिरते कि यार क्लास अटेंड करनी है इसलिए अटेंड कर लेते हैं, चलो मोबाइल पे ऑनलाइन लग जाते हैं, चालू कर देते हैं, पार्क में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वैसे आप अटेंड मत करना, मेरे लिए अटेंड मत करना, आई मीन टू से, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, आपको अगर शाम को कहीं घूमने जाना है, मस्ती करनी है, कहीं बाहर जाना है, मुझे बता दो, अपन रात के 11 बजे क्लास कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप क्लास करो तो विद फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन, रजिस्टर लेकर बैठना, पेन पेपर लेकर बैठना, एक एक चीज को नोट करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आई रिक्वेस्ट, सो गिव मी अ प्रॉमिस दैट यू वोंट बी अटेंडिंग माय क्लास फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग, केवल अटेंड करने के लिए अटेंड नहीं करोगे, पक्का? यस लीला जी, है ना। शाम को अगर जैसे कहीं जाना हो, नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो मुझे आप मैसेज कर दो ग्रुप में, और ग्रुप में मैसेज करना ताकि शिवा कम्स टू नो दैट यू वोंट बी एबल टू अटेंडिंग, तो ये भी अपना कुछ प्लान कर लिया। शिवा, इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड, ग्रुप में डाल दो कि आज क्लास थोड़ा लेट कर लो, या वॉट एवर टाइम, मेरे को जो टाइम कंफर्टेबल होगा मैं डाल दूंगी, ओके, है ना। मतलब फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग मत करना यार, मतलब फिर
लिखा कि वील जस्ट स्टार्ट हैश इंक्लूड, जो भी लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है हम उसको इंक्लूड करेंगे और उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे, ठीक है। और तो जनरली जो प्रिंट और इनपुट रिलेटेड फंक्शंस होते हैं दे आर इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। 99% of the students call it studio.h. It is not studio, it is stdio.h, ठीक है। तो speak right, that shows your knowledge, ठीक है। जिसको नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है वो इसको स्टूडियो बुलाएगा। चलिए खैर, तो अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या कोड लिखना है। तो इसके अंदर आएगा अपना प्रोग्राम, और जब प्रोग्राम की बात होती है तो सबसे पहली चीज जिसकी बात होती है दैट इज अ वेरिएबल। Can you tell me what do we mean by a term variable? What is a variable? What is a variable? नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया वेरिएबल। What is a variable? Okay. जैसे मान लीजिए लीला, what is a variable? कीवर्ड्स के अलावा जो वर्ड जिसमें आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। हाँ, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट लाइन इज राइट। व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल? दैट इज लाइक मान लीजिए मैंने दो नंबर्स को जोड़ने का कोड लिखा, ठीक है। दो नंबर्स को जोड़ने का कोड लिखा, मैंने नंबर 1 डाला, फिर मैं पानी पीने चली गई, घूमने चली गई, आधे घंटे बाद जाके मैंने नंबर 2 डाला। जब तक आपने नंबर 2 नहीं डाला दोनों नंबर्स ऐड नहीं हो सकते, एडर के पास नहीं जा सकता। तो जब तक आपने नंबर 2 नहीं डाला नंबर 1 कहाँ गया? तो इट हैज टू बी स्टोर्ड इनसाइड सम मेमोरी लोकेशन, इट हैज टू बी स्टोर्ड इनसाइड सम मेमोरी लोकेशन, ताकि थोड़ी देर के लिए हम अपना नंबर उसमें डाल सकें। दैट मेमोरी लोकेशन इज सिंपली कॉल्ड अ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल इज अ सिंपल टेम्पररी मेमोरी लोकेशन, variable is simply a temporary memory location which is required at the time of program execution to hold our data. It's a temporary अरे भाई नहीं लेना नारियल पानी। It's a temporary memory location to hold data, ठीक है। तो it's a temporary memory location to hold our data at the time of program execution. Temporary इसलिए प्रोग्राम खत्म, वेरिएबल का डेटा खत्म, ठीक है। प्रोग्राम के बाद हमें वेरिएबल का डेटा नहीं मिल सकता। तो इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू होल्ड आवर डेटा। सो वेरिएबल इज सिंपली अ मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड डेटा। अब वेरिएबल मेमोरी की जगह है, तो मेमोरी में तो हम बहुत सारी जगह काम में लेंगे, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम कौन सी मेमोरी लोकेशन का डेटा पिकअप करना चाह रहे हैं? तो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव नेम टू दीज वेरिएबल्स एंड द नेम्स गिवन टू दीज वेरिएबल्स आर सिंपली कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। वैसे तो आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन बहुत लिबरल हो गए हैं विद द वर्जन्स, न्यू वर्जन्स, बट हम स्टैंडर्ड कन्वेंशंस की बात करेंगे। स्टैंडर्ड कन्वेंशंस मतलब इट शुड बी आइडियली फॉलोड, ठीक है। समटाइम्स इफ यू डोंट फॉलो तो इट मे नॉट गिव यू एरर, बट क्रॉस प्लेटफॉर्म जब अपन कंपाइल करते हैं कोड को, मतलब आपने मैक में बनाया, आप उसको विंडोज में चलाओगे, विंडोज में बनाया लिनक्स में चलाओगे, देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। तो इट इज बेटर यू यूज स्टैंडर्ड कन्वेंशन। तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है कि द वेरिएबल नेम शुड कंटेन्स अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर सिंबल। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर सिंबल। इट कैन नॉट बिगिन विद डिजिट, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद डिजिट। तो वेरिएबल के नाम में स्टार्टिंग में कभी भी डिजिट नहीं होगी, अंडरस्कोर हो सकता है और अल्फाबेट हो सकता है। मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स। हाँ, यहाँ पर बात है कि जो C के वर्जन 11 एंड फर्दर हैं उसमें अप टू 32 कैरेक्टर्स लंबा आप वेरिएबल नेम दे सकते हो, बट ओनली फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब आपने 20 कैरेक्टर लंबा नाम दे तो दिया, लेकिन पहले 8 कैरेक्टर जनरली इंटरनल प्रोसेसिंग में कंसिडर किए जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी
आर फॉलोड टू व्हेनेवर वी यूज अ आइडेंटिफायर। केवल वेरिएबल का नाम ही नहीं, किसी भी आइडेंटिफायर पे ये नियम कायदे अप्लाई होते हैं। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड डेटा विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा वो डेटा अलग अलग तरह का हो सकता है। वो डेटा किसी का नाम हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी की एज हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो हमारा डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। वेरिएबल के अंदर जो हमारा डेटा है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। वेरिएबल के अंदर जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का स्टोर कर सकते हो, दैट इज बेसिकली डेटा टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं जावा के डेटा टाइप्स की, मतलब जावा में आप किस टाइप के डेटा पे काम कर सकते हो। जब हम बात करते हैं सी के डेटा टाइप्स की, तो इसका मतलब सी में आप किस टाइप के ऊपर डेटा के ऊपर काम कर सकते हो। तो द डेटा स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और हर लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होते हैं। सी हैज इट्स ओन 4 टाइप्स ऑफ डेटा, फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप्स, इन्हीं को प्रिमिटिव टाइप्स भी कहा जाता है। देन वी हैव डिराइव्ड डेटा टाइप्स, नाम से ही पता पड़ रहा है फंडामेंटल से ही डिराइव किए गए, फंडामेंटल से ही खींच के निकाले गए, दे आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स। देन वी हैव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, एंड देन फाइनली वी हैव empty या void data types. These are the 4 basic data types which we use in C. ठीक है। सबसे पहले we'll be talking of fundamental या basic data type। नाम से ही पता पड़ रहा है these are the basic, these were defined by Dennis Ritchie, these were given by Dennis Ritchie। ठीक है, तो fundamental या basic data type अब अभी कंटिन्यू करें या शाम को कंटिन्यू करें विद डेटा टाइप्स? शाम को या रात को? Yes, Leela, we should continue now or in the evening? नहीं, कंटिन्यू कर दीजिए। Okay. So first we talk of fundamental or basic data types. Fundamental data type या basic data type, as the name suggests, they are the basic, they were defined in the language itself. सबसे पहले we have integer, int data type. The keyword integer data type. For that we use the keyword int. अब देखिए कोई भी डेटा टाइप है, ठीक है, तो उसकी अपनी एक रेंज होती है कि उस डेटा टाइप में कहाँ तक की वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। -32767 to 32768, दैट इज द रेंज ऑफ एन इंटीजर डेटा टाइप इन सी। यानी सी में हम -32767 से 32768 तक की वैल्यूज यूज कर सकते हैं। एनी नंबर विच इज लेस देन 32767 or greater than 32768 cannot be used, cannot be called an integer in C. And as I said, what is a variable? Variable is basically a memory location. तो एक इंटीजर वैल्यू को, एक इंटीजर सिंगल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें जो वेरिएबल चाहिए वो कितना बड़ा चाहिए, कितनी बड़ी मेमोरी लोकेशन चाहिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप। तो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए वी रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, जो नए सिस्टम्स हैं, जो लेटेस्ट जो आप आजकल जो आप लैपटॉप्स वगैरह ले रहे हो, उनमें मोस्ट प्रोबेबली 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए होगी। ठीक है, आइडियली सी में इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है। ठीक है, तो एनी नंबर बिटवीन दिस रेंज -32767 to 32768 इज कॉल्ड एन इंटीजर इन सी। और इंटीजर के लिए वी यूज द कीवर्ड int और इट रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, और in order to use a variable we have to first declare it. Declaration जो शब्द होता है, declaration शब्द is always, declaration simply means ऐलान करना। ऐलान करके बता किसको रहे हो आप? ऐलान हम किसके लिए करते हैं? कंपाइलर के लिए करते हैं। बिकॉज हम जो वेरिएबल को नाम दे रहे हैं वो कीवर्ड तो नहीं है, हम जो वेरिएबल को नाम दे रहे हैं इट इज नॉट अ कीवर्ड। तो हमें कंपाइलर को पहले से बताना पड़ेगा कि हम अपने प्रोग्राम में n1 नाम का एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। दैट इज सिंपली कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर इस डिक्लेरेशन से कंपाइलर को ये पता पड़ रहा है कि आगे जाके मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी जिसका नाम होगा n1 और उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी। इस वाली लाइन से वो वैल्यू हो जाएगी 45। ठीक है, 45
145 will be stored inside that variable. So that is the meaning of declaration. Clear है? So that was the first data type in C, integer type. Now we come to the second fundamental of primitive data type, that is float. अच्छा, integer can store only non-fractional values. It cannot store decimal values. So for that we have another data type, that is float. Float के लिए keyword भी float ही है, important small case. ठीक है, C is a case sensitive language. Upper case, lower case का स्पेशली ध्यान रखें. Any number between this range 3.4 into 10 raised to the power of 38 minus 38 to 3.4 into 10 raised to the power plus 38, both positive and negative values. तो float has a bigger range as compared to integer. ठीक है, float में हम fractional values भी store कर पाते हैं and of a bigger size. तो memory required to store a float variable is 4 bytes. ठीक है, memory location required by a float variable is 4 byte, and that way we can declare a float variable. ठीक है, so that is the second data type, that is float. यहाँ तक clear है? Now we come to the third data type, that is double. Double के लिए keyword भी double ही होता है. Double के लिए keyword भी double ही है और it requires 8 bytes of memory. Float में अपन normal fractional values store करते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत बड़ी values store करनी हो, sun और moon की दूरी और moon और earth की दूरी, तो for that we have to use double. ठीक है, और डबल की रेंज होती है 1.7 into 10 raised to the power minus 308 to 1.7 into 10 raised to the power plus 308. Both positive and negative values. So that is the range of a double data type. And it can store fractional values, और double variable declare करना हो तो that way we can declare a double variable. ठीक है, so these are the three data types which we can use in C. First is your integer, second float, third is double. अब ये तीनों ही data type अगर अपन देखें तो तीनों में ही हम नंबर्स स्टोर कर पा रहे हैं. ठीक है, तीनों में ही हम नंबर्स स्टोर कर पा रहे हैं. हमारे पास ABCD स्टोर करने के लिए तो कुछ भी नहीं था. तो नाउ वी कम टू द फोर्थ डेटा टाइप, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप. कैरेक्टर के लिए कीवर्ड we use is char, and it requires 1 byte of memory. It can store only a single character at a time. Character data type can store only a single character at a time. You can store only a single character at a time. मतलब अगर आपको किसी का नाम कोई सेंटेंस स्टोर करना है तो it has to be set of characters. आप एक बार में तो एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पाओगे. तो it can store only a single character at a time written inside single quotes. ठीक है, और इसकी रेंज होती है -128 to 127 या 0 to 255. That way we can store a character variable. ठीक है, that way we can declare a character variable. कैरेक्टर के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कैरेक्टर के अंदर वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर. क्लियर है इला? यस मैम. ओके, इफ इट इज क्लियर तो मुझे बताओ कि एक तरफ तुम कैरेक्टर के अंदर अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं, एक तरफ हम उसकी रेंज -128 से 127
single character at a time? Yes. What is this range? Why we are giving this numeric value? सवाल क्लियर है मेरा? क्या पूछना चाह रही हूँ मैं? Have you heard this term? हाँ. अच्छा, what is a computer? It is basically what kind of device? Electronic device. Electronic. And any electronic device can be either on or off. It can have only two states, either presence or absence of voltage. ठीक है? तो we can say that computer can understand only presence or absence of voltage. Computer can understand only on or off या 0 and 1. Computer can understand only 0 and 1. ठीक है? तो computer can understand only 0 and 1. बट हम अपना नाम तो 0 and 1 में नहीं लिख सकते, और कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम ABCD को 0 1 में बदल नहीं सकते. वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी. हम डेसिमल को बाइनरी बदल सकते हैं, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट अल्फाबेट्स इनटू बाइनरी. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं उनको एक यूनिक नंबर दे दिया गया जो उनकी ASCII वैल्यू कहलाई. तो व्हाट इज ASCII? ASCII इज अ यूनिक डेसिमल वैल्यू. लिख लें इसके लिए एक लाइन. इट इज अ यूनिक डेसिमल वैल्यू assigned to all printable characters by American National Standard Institute, ब्रैकेट में ANSI, ANSI. It is a unique decimal value assigned to all printable characters by American National Standard Institute. यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, घर जाके प्रॉपर बनाना नोट्स, जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक यूनिक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं उसको एक यूनिक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी, और वही वैल्यू उसकी ASCII वैल्यू कहलाती है. टोटल 256 ASCII कैरेक्टर्स होते हैं. टोटल कितने ASCII कैरेक्टर्स होते हैं? 256, जिनकी ASCII वैल्यू होती है 0 to 255. तो ये जो आपको रेंज लिखी गई है वो ASCII कैरेक्टर्स की रेंज लिखी गई है. ठीक है? तो टोटल देयर आर 256 ASCII कैरेक्टर्स जिनकी ASCII वैल्यू होती है ये. तो ये जो न्यूमेरिक रेंज है वो उनकी असल में ASCII वैल्यू की रेंज लिखी गई है. तो कुल मिला के कैरेक्टर डेटा टाइप में आप इस ASCII वैल्यू वाला कोई भी एक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट है सिंगल कैरेक्टर ओनली, कोई भी एक कैरेक्टर एक बार में स्टोर कर सकते हो इस तरह से. क्लियर है? कैरेक्टर डेटा टाइप. हर प्रिंटेबल कैरेक्टर को देखिए ASCII वैल्यू दे रखी है. स्मॉल ए की ASCII वैल्यू होती है 97, बी की 98 एंड सो ऑन, जेड की आती है 122, कैपिटल ए की 65, कैपिटल बी की 66 एंड सो ऑन, 0 की 48, 1 की 49 एंड सो ऑन, एंटर की 13. हर प्रिंटेबल कैरेक्टर की, कीबोर्ड के जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, एवरी प्रिंटेबल कैरेक्टर इज हैविंग इट्स ओन ASCII वैल्यू. तो कुल मिला के कैरेक्टर डेटा टाइप में आप ASCII का कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो. सी लैंग्वेज में हम ASCII कैरेक्टर सेट फॉलो करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए सी कौन सा कैरेक्टर सेट फॉलो करती है? ASCII. ये वाली बात क्लियर है? So these are the 4 data types: integer, float, double and character. These are the 4 fundamental data types which we can use in C. ठीक है? So these are the basic data types in C. Now we'll be starting with input output statements in C. ठीक है? Input output
इसको अपन शाम को या दिन में कंटिन्यू करते हैं। मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं एक बार आपको मैसेज कर दूंगी। आप लोग अगर फ्री हो तो उस समय आप मुझे ग्रुप में कंसेंट भेज देना, तो अपन क्लास कर लेंगे, ठीक है? ओके लीला? यस मैम। तुम कब जा रही हो? कल जा रही हो? हाँ। तो अब तो संडे है ना, तो संडे को ही जाना ना, अब तो जयपुर ही तो जाना है। पर मेरा 25th को NPTEL है ना। वो तो भूल ही गई थी मैं। ओ यस, तो सेंटर जयपुर ही लिया है क्या तुमने? हाँ। ओके, जावा पे ही है ना वो? हाँ। उसको कुछ पोस्टपोन नहीं करा सकते अपन थोड़ा सा? क्या? पोस्टपोन नहीं करा सकते उसको? नहीं, ये नहीं करा सकते। कुछ तो उसमें क्लॉज हो गया, पर ध्यान से देखना यार। अब बाई चांस कोई बच्चे की गाड़ी पंचर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो कैसे अटेंड करेगा? कुछ तो होगा उसमें क्राइटेरिया डेट चेंज करने का, पता करना, मैं भी देखती हूँ एक बार, ठीक है? चलो, तो विल कंटिन्यू विद दीज इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स आइदर टुडे इवनिंग, है ना? कल फिर शाम को निकलोगे? कल सुबह क्लास अटेंड करोगी? नहीं, कल मेरी सुबह की ट्रेन है। मैं Okay. ट्रेन में होंगी 10 बजे पे। ओके, तो फिर कल शाम को या दिन में रखेंगे क्लास, है ना? ठीक है। ओके बेटा, so that's all for today.